ओके स्टूडेंट्स, तो आज का अपना टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करने से पहले कूलम्ब्स लॉ का बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये कूलम्ब्स लॉ जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ पर वर्क करता है, उसी के जैसा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ में क्या था, एक्शन एंड रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये भी कूलम्ब्स लॉ भी सेम है कि अगर दो चार्जेज रखा हो Q1 और Q2, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। वो फोर्स क्या लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये तो न्यूटन थर्ड लॉ था। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ भी है। कूलम्ब्स लॉ जो है न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ऐसा। ठीक है। उसके बाद ये जो अपना चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पूरा का पूरा चैप्टर बेटा ग्रेविटेशन से हैंडल होता है। जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ना, उसी के हेल्प से इस पूरे चैप्टर को हैंडल करते हैं हम लोग, और इजीली वे में एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन करके भी आते हैं। तो अगर आपको ग्रेविटेशन आता है तो इस चैप्टर को इजीली आप अंडरस्टैंड कर लोगे। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम सीखेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ हमने ये सीखा कि ये न्यूटन थर्ड लॉ पर वर्क करता है, मतलब चार्ज का इंटरैक्शन होता है। ये बोल सकते हो दो चार्ज के बीच में इंटरैक्शन होता है, फोर्स लगता है। तो इसमें दो है कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ में दो स्टेटमेंट है, एक्चुअली में दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है कूलम्ब्स लॉ में? 1 स्टेटमेंट नंबर 1 कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक force between two charges is proportional to the product of their charges Q1 and Q2। अगर दो चार्ज है आपके पास, एक है आपका Q1 और एक है आपका Q2, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा और डिस्टेंस है R जो डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अगर चार्ज 1 और 2, दोनों में से कोई एक, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट होता है, रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ग्रेविटेशन जैसा है। ग्रेविटेशन में क्या था कि ये मास अगर इसका फोर्स लगाता है तो ये भी फोर्स लगाएगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो सेम ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो फोर्स कितना लगाएंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses, gravitation, their charges, ओके, their charges। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा दोनों चार्ज के बीच में जो लग रहा है बिटवीन टू चार्जेस, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। सेकेंड क्या है, सेकेंड कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस इज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम ये लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इसको लैंग्वेज में लिखते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली proportional to the square of distance
डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये नंबर 2 था। तो ये सेकंड था, ये फर्स्ट था। इन दोनों को मिला दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही तो था ग्रेविटेशन में यही तो था। वहां पर मास था, यहाँ पर चार्ज है, वहां पर मास था, यहाँ पर चार्ज है। तो पूरे ग्रेविटेशन जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अप्लाई कर सकते हो आप। ग्रेविटेशन का रिप्लेस क्या करना, मास और चार्ज रिप्लेस करना। कांस्टेंट चेंज होता है, कांस्टेंट उसमें कुछ और था, यहाँ कुछ और होता है ना। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिसको ग्रेविटेशन आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिंपली आप सिंपल वे में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो ये बन गया आपका। ओके, अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हमने हटा दिया, प्रोपोर्शनल को हटा दिया। तो फिजिक्स में हमने पढ़ा स्टडी किया कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है कांस्टेंट लगता है। तो यहां लगा दिया कांस्टेंट C, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया C, कांस्टेंट यूज कर लिया। ग्रेविटेशन में भी हमने कांस्टेंट यूज किया था, यहां भी कर लिया, यहां भी कर लिया। डिफरेंस क्या आगे पता चलने वाला है दोनों में। ग्रेविटेशन में जो कांस्टेंट था हमारा G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो मास का होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास का होता है। तो अगर मैसिव ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो ज्यादा होगा। यहाँ जो कांस्टेंट है वो चार्ज का है। यहाँ जो कांस्टेंट है आपका वो किसका है? चार्ज का है। यहां मेरा जो कांस्टेंट है वो किसका है? चार्ज का है। ओके, तो यहां कांस्टेंट ये C चार्ज के बीच में जो मीडियम है उसका है, चार्ज के बीच में जो मीडियम है उसका है। जबकि ग्रेविटेशन में कांस्टेंट किसका था? उस मास का था, उस मैसिव ऑब्जेक्ट का था, उस मास का था। और यहाँ इस चार्ज का नहीं है, चार्ज के बीच में जो मीडियम है, यहाँ एक चार्जिंग यहाँ एक चार्जिंग, दोनों फोर्स लग रहा है बिल्कुल मीडियम, उस मीडियम का कांस्टेंट होता है। तो ये C, अब ये C जो है, ये C यहाँ लिख देता हूं। ये जो C है, C के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं? तो एक तो बोल सकते हैं फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कि ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, बिकॉज प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव किया हमने तो ये C आया। तो एक तो बनता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये तो बनता है हमारे में लिखने का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अच्छा, सेकंड क्या बोल सकते हैं? कूलम्ब्स कांस्टेंट है। तो कूलम्ब्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट ये ओके। उसके बाद ये मीडियम कांस्टेंट भी तो है, मीडियम कांस्टेंट भी आप बोल सकते हो। मीडियम की प्रॉपर्टी है तो आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। मीडियम ये क्या आप बोल सकते हो कि ये अलग अलग होता है मीडियम का। तो आप लिख सकते हो डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। इतना इंफॉर्मेशन मिल गया। तो सबसे बेस्ट हमें लगा कि ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है या कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है, तो मीडियम का ये कांस्टेंट है, मीडियम के कांस्टेंट दिया आएगा। तो ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड। अब ये जो C है इसके बारे में पढ़ते हैं। C क्या है? C तो देखो C क्या है? तो C को लिखते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये C है, C है। इसकी वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू लिख देता हूं 9 × 10⁹। यूनिट तो मैं बाद में लिखूंगा, पहले निकालूंगा यूनिट क्या है। उसके बाद इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है ना,
ये परमिटिविटी, परमिटिविटी। अभी मैं एप्सिलॉन नॉट हटा देता हूँ, सिर्फ एप्सिलॉन लिख देता हूँ, एप्सिलॉन, ठीक है, नॉट ही देखेंगे। तो ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मीडियम। अब ये क्या होता है परमिटिविटी? तो परमिटिविटी जो होता है टू चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उसकी एक प्रॉपर्टी है, मीडियम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है जो करता क्या है कि ये फोर्स के इफेक्ट को कम करता है। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगा था उसके बीच में कुछ लगा हुआ है तो उसके इफेक्ट को कम करेगा, due to which effect of, या ऐसे लिख due to which force between two charges minimize होता है, मिनिमाइज कम होता है। तो एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन परमिटिविटी, ये एक मीडियम जो चार्ज के बीच में है, मीडियम, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो इफेक्ट होता है फोर्स का दो चार्ज के बीच में जो इफेक्ट हो रहा है उसको कम करता है, मिनिमाइज करता है। ठीक है भाई, यहां तक समझ लिया हमने। उसके आगे ये क्या, अब देखते हैं यूनिट। आखिर भाई यूनिट क्या होता है, ये ठीक, यूनिट जो है देख लेंगे। अभी देखते हैं एप्सिलॉन के बारे में और कुछ। अब यहां पर जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन अगर आपको मीडियम गिवन है, मीडियम, तो ऐसे लिखेगा एम, मीडियम परमिटिविटी, या फिर लिखेगा आपको एप्सिलॉन नॉट, नॉट लिखेगा फ्री स्पेस का, या फिर आपको लिखेगा एप्सिलॉन आर लिखेगा रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये जो एप्सिलॉन आर है ये है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, यहां तक हम समझ गए। एप्सिलॉन आर क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो एप्सिलॉन आर क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन फ्री स्पेस, मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है एम आर एम। अब ध्यान से सुनो, ऐसी चीजें हमने 9th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट किया था, ऐसी चीजें हमने 9th क्लास से ही पढ़ना, स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसी सारी चीजें क्या होता है इसमें, जब भी हम रिलेटिव क्वांटिटी निकालते हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जिससे डिवाइड करना होता है। जैसे हमने निकाला था रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द पेट्रोल, तो कैसे निकाला था, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर स्टैंडर्ड था एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड 1000, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हर जगह रिलेटिव वैसे ही निकलता है। तो यहाँ अपने को मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, तो मीडियम ऊपर आया जिसकी निकालनी है, पेट्रोल की निकालनी थी रिलेटिव डेंसिटी, तो पेट्रोल ऊपर आया, नीचे में क्या आएगा वाटर, तो नीचे में क्या आएगा फ्री स्पेस, फ्री स्पेस आने वाला। तो ये आ गया, यहां से मीडियम जो आ गया, मीडियम वो आ गया रिलेटिव परमिटिविटी इनटू नॉट। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आगे बढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को। ठीक है, तो यहां तक समझना है। अब जो अपना फोर्स था उसको देखते हैं। जो अपना फोर्स था F = 1/4 by एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R², ये अपना फोर्स था। अब यहां पर एप्सिलॉन मीडियम लिखा हुआ है, मीडियम कोई मीडियम लिखा है, तो एप्सिलॉन मीडियम में क्या आ गया, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 by एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², और एप्सिलॉन m की जगह आने वाला एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट।
ये फॉर्मूला बनेगा। तो अब मीडियम गिवन होगा उसमें, मीडियम अगर मीडियम है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, मीडियम की जगह एप्सिलॉन आर इक्वल एप्सिलॉन नॉट ये। ओके, तो यहां तक आ गया फाइनल, ये कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं यूनिट। यूनिट क्या होता है? यूनिट तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है यूनिट के बारे में करना है। यूनिट एंड डायमेंशन, जब यूनिट कर लेंगे तो आप डायमेंशन भी कर लोगे, है ना। तो यूनिट क्या है? जो एप्सिलॉन आर है ये तो रिलेटिव है, तो ये यूनिट लेस होगा, यूनिट लेस इसका नहीं होता, रिलेटिव है, डिवाइड हो जाता है, यूनिट कैंसिल हो जाता है। लेकिन जो इसका यूनिट है वो होता और दोनों का सेम होता, और फिर कितना होता है वही देखेगा। वैल्यू तो होता है 8.85 नॉट का, मीडियम का नहीं, ठीक है। यूनिट देख लेगा, ठीक है, यूनिट। यहां पर ये ना समझ लेना कि ये दोनों इक्वल होता है, यूनिट दोनों का सेम है, ये लिखना चाह रहा है। तो यूनिट क्या होता है? फॉर्मूला आप देखो ये। तो अगर आप सी, पहले आपने सी निकाला, सी आपने सी निकाला था, F इज इक्वल टू सी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से अगर हम सी निकाल लें तो आएगा F आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 जो था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम या एप्सिलॉन सिंपल, ये था, यही तो था, यही था। उसकी वैल्यू कितनी थी? उसकी वैल्यू कितनी थी? तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, यही था हमारा। c का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, c की वैल्यू 9 × 10⁹ c की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो 9 × 10⁹। यूनिट क्या होगा? तो फोर्स का न्यूटन, r का मीटर स्क्वायर, q1 q2 कूलम का स्क्वायर, ये यूनिट बना इसका, c का। तो फिर इसका क्या यूनिट बनने वाला? तो रिवर्स कर दो, क्योंकि ये नीचे है ना, ये तो रिवर्स कर दो आप, यहीं से निकाल लो आप, देख लो c की यूनिट ये है, c की यूनिट क्या बन गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उस साइड में क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब ये इसी साथ लगता होगा, ये इस साइड में आता होगा, मतलब उल्टा होगा। क्लियर? तो इसकी यूनिट क्या हो गई? तो आ गया आपका कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो 8.85 × 10⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होगी। जब यूनिट निकलेगा तो डायमेंशन भी आप निकाल दोगे, उसमें क्या है ना, यूनिट तो मेन होता है, यूनिट आपने निकाल दिया तो डायमेंशन इतनी निकल जाएगा। तो ये था स्केलर फॉर्म इसका, स्केलर। अब आते हैं वेक्टर फॉर्म। ये तो सिंपल स्केलर फॉर्म था कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म। अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या है वो देखते हैं। तो इससे मैग्नीट्यूड अपना निकल जाता है, मैग्नीट्यूड अपना निकल जाता है, डायरेक्शन निकल, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन देखना पड़ेगा। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, मजा आने वाला है। तो देखो थोड़ा साइन देखते हैं, साइन कंफ्यूज करता है आपको, बुक में कंफ्यूज करता है, कभी किसी में R12 ले रखा, किसी में R21 ले रखा, ज्यादा बुक पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज करेगा। तो कुछ भी लिख सकते हो, अभी पता चल जाएगा आपको। तो पहले साइन देखते हैं, साइन। मान लो यहां पर एक चार्ज Q1 पॉजिटिव था और यहां पर भी एक चार्ज पॉजिटिव का Q2, ठीक है। अब इन दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन तो होगा नहीं, रिपल्सन होगा, रिपेल करेगा। तो इन दोनों में क्या हो गया? रिपल्सन हो गया। तो इधर एक फोर्स लगेगा और इधर एक फोर्स लगेगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, वो आप जान चुके हैं। तो ये इस साइड में जो फोर्स लगा इसको क्या लिखना? आपकी मर्जी क्या लिख रहे हो? आपने लिख दिया F21 लिख दिया। F21 मींस क्या है कि 2 पर फोर्स लग रहा, लगाया किसने? 1 में, लगाया किसने? 1 में। इस साइड में देखो, इस साइड में यहां पे लिखना F12 का मीनिंग है 1 पर फोर्स लग रहा, लगाया किसने? 2 ने, ये उसके बाद अब पोजीशन वेक्टर देखो,
अगर मैंने ऐसे कर लिया, ये 2 पर जा रहा हूं, आर 2 पर जा रहा हूं, जा कहां से रहा हूं 1 से, तो ये हो गया इधर है 1 पर जा रहा हूं, 1 पर जा रहा हूं, जा किससे रहा हूं 2 से, तो ये हो गया। तो ये भी एक साइन है। अगर आप इसको उल्टा कर दो वो भी सही है, ये तो साइन है, कैसे आप ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद इसमें देखना, एक को मैंने कर दिया पॉजिटिव और दूसरे को कर दिया मैंने नेगेटिव, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये। अब इसमें बाहर नहीं आपको बनाना है, क्योंकि इसमें रिपल्सन नहीं होने वाला, अट्रैक्शन होने वाला। इसमें क्या होने वाला, अट्रैक्शन होने वाला, ठीक है। तो इसमें अब आपको क्या लिखना है, वो सीखना है। इसमें अब आने वाला अट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो ये एरो ऐसे आ रहा है, ऐसे एरो ऐसे आ रहा है, मतलब ये वाला खींच रहा है, ये वाला जो है उसको अपनी ओर खींच रहा है, ठीक। तो 2 ने फोर्स लगा दिया 1 पर, तो यहां ले लिया F21, उसका उल्टा F21, ये वाला एरो मींस ये जो है अपनी ओर खींच रहा है उसको, तो फोर्स लग गया 1 ने लगाया 2 पर, F12 और ये हो गया F21। तो ऐसे आप साइन ले सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, अब देखो ये साइन है, ठीक। अब वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म ये था अपना F = 1/4 पाई, फ्री स्पेस कर लेते हैं Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अब ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ऐसे लगा, बट ये तो नहीं है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में अगर आपको क्रिएट करना हो तो उसमें एक ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो जो उसको वेक्टर को बनाए, प्लस में उसके मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट ना हो। तो हमारे पास था यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये था यूनिट वेक्टर। अब ये Q से मत मल्टीप्लाई करना, Q यूनिट, अरे वेक्टर नहीं है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन, तो R यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट होता है, तो इसके इक्वेशन पर कोई इफेक्ट आने वाला नहीं। और यूनिट तो मैग्नीट्यूड होता है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये वेक्टर तो बन गया, तो काम भी हमारा हो गया और हमारा मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ओके, अब उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब आप देखो जो अपना यूनिट वेक्टर है, क्या पढ़ा उसके बारे में हमने, तो R यूनिट वेक्टर जो होता है, R वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R वेक्टर, ये पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा था हमने, तो क्लास 11। कब पढ़ा था, क्लास 11। ये R वेक्टर आपने ऐसे निकाला था, याद करो वो दिन, ऐसे A² + B² + C² ऐसे निकाला था, याद आया? तो वही मैग्नीट्यूड है, उसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस है, तो कितना एम्पलीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, वो निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर R, और ये R वेक्टर था, तो ये यूनिट वेक्टर था। तो यहां पर अगर इस R को चेंज करें तो R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। अब ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, वो दिख रहा है अलग, शक्ल उसकी अलग है, एक ही टाइप का, इसकी शक्ल है अलग, डिफरेंट, बट ये और ये दोनों सेम है, डिस्टेंस भी तो है, मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R वेक्टर। ये क्यूब वाला फॉर्म हो गया, क्यूब के फॉर्म में, समझ में आ रहा है, तो ये आ गया, तो ये आ गया वेक्टर। अब कंफ्यूजन कहां आता है, 1 2 1 2 1 2 डांस करते हैं, 1 होगा 2 होगा, बुक में अलग अलग दिया, ठीक है। तो देखते हैं 1 2 1 2 कैसा होता है, इसको रखो 1 2 1 2 कैसा होता है, ठीक। अब मैं यहां लिख रहा हूं 1 2 1 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12
1 लिखा है, कोई इशू नहीं है। मैंने साइड क्या लिया था, एक ही साइड में था, 1 2 1 2 फोर्स का पोजीशन था। तो यहाँ 1 2 आपने लिखा तो यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2 लिख दो, बस हो गया। अगर इसको क्यूब करना है तो ऐसा हो गया 1 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1312 सॉरी क्यूब इंटू R12 का कैरेक्टर वेक्टर हो जाएगा। R12 का वेक्टर क्यूब के फॉर्म में लिखना है, ये बन गया, ये आ गया। तो जो यहां लिखते हो ना कंफ्यूजन से बचने के लिए वही लिख दो, नहीं तो उल्टा लिख दो, दोनों में से कोई एक तो होने वाला। उसके बाद F21 क्या आने वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब इनटू R21 का वेक्टर डायरेक्ट में ला सकते हैं। तो ये हो गया 1 2 1 2 जो करते हैं 1 2 1 2 जो आपके बुक में किया हुआ है उसका मीनिंग ये निकल गया कि अब आपको नहीं डरना उससे कि 1 2 1 2 क्या है। तो ये वेक्टर फॉर्म आ गया कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो ये होगा फाइनली लास्ट। उसके बाद इसमें क्या है कि अगर कोई अदर चार्ज का प्रेजेंट हो जाता है, सडनली अचानक अपीयरेंस हो जाए किसी और चार्ज का, तो दो चार्ज एक है Q1 और एक है Q2, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। सपोज कर लो 10 न्यूटन का यहाँ लग रहा है, 10 न्यूटन का यहाँ लग रहा है फोर्स, और किसी एक चार्ज को आपने यहाँ रख दिया Q3। तो ये जो वन चार्ज आपने रखा है इन दोनों के फोर्स पर जो रिजल्टेंट फोर्स था, दोनों का जो फोर्स था उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। जैसे आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर मास है और अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स लग रहा है और थर्ड ऑब्जेक्ट अगर आप प्लेस करते हो तो जो पहले फोर्स लग रहा था उतना ही लगेगा। तो अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और थर्ड चार्ज अपने इसमें रखा तो ये फोर्स अभी भी 10 न्यूटन का ही लगेगा, 10 न्यूटन का ही लगेगा इसके दोनों के चलते। हाँ, ये हो सकता है कि इस पर जो नेट फोर्स हो अलग हो, इस पर जो नेट जो फोर्स लगा इसके आने से अलग हो जाए, इसके आने से हो सकता है इस पर फोर्स कुछ और हो जाए, 10 न्यूटन ना हो, इसके आने से इस पर भी फोर्स कुछ और हो जाए, 10 न्यूटन ना हो, बट इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन वही लगेगा, 10 न्यूटन ही लगेगा। ये था इसका लास्ट पॉइंट कि कोई अगर थर्ड चार्ज टू चार्जेस के बीच में प्लेस्ड करते हो आप, अगर वो आता है तो जो फोर्स लग रहा था उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। ओके, तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा अपने को। ओके, थैंक यू।